नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल और भक्तिकाल हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा विषय है केशवदास। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वीडियो में उस काल से संबंधित सभी वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1617 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, जन्म 1555 ईस्वी और मृत्यु 1617 ईस्वी। इनका जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत ओरछा नगर में हुआ था। कौन से नगर में? ओरछा नगर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम काशीराम था, जो ज्योतिष के विद्वान थे। ये जाति के ब्राह्मण थे। कौन थे जाति के ब्राह्मण? केशवदास। और इनके पिता भी। साहित्य में स्थान। हिंदी में काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन सर्वप्रथम केशवदास ने ही किया था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी में काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर होगा केशवदास ने। केशव की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। याद रखिए, इनके जो काव्य हैं उनमें अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन और पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है और जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़रूर आता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा केशवदास। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकार विहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते। क्या नहीं मानते? सुंदर। उनका मानना है कि जिस कविता में अलंकार नहीं है तो वो सुंदर ही नहीं है। यद्यपि सुजाति सुलचनी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। रीति काव्य के प्रथम आचार्य कौन थे? केशवदास। याद रखिएगा, रीति काव्य के प्रथम आचार्य केशवदास हैं। आचार्य केशवदास के 9 ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला रसिक प्रिया, जो 1591 ईस्वी में जिसकी रचना हुई। रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में हुई। कवि प्रिया की रचना 1601 में। रतन बाबनी 1607 ईस्वी में। वीर सिंह देव चरित की भी रचना 1607 ईस्वी में हुई। विज्ञान गीता की रचना 1607 ईस्वी में हुई। जहांगीर जस चंद्रिका की रचना 1612 ईस्वी में हुई। नक्शिक्की 1600 ईस्वी में। छंदमाल, ये इनके 9 ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल के बारे में क्या कहा जाता है? देखिए, रीति परक ग्रंथ है ये तीनों क्या है? रीति परक ग्रंथ, मतलब रीति की परिपाटी पर लिखे गए ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है। याद रखिए, कितने प्रकाशों में? 16 प्रकाशों में, जिसका मूल प्रतिपाद्य क्या है? श्रृंगार विवेचन है। इसमें 13 प्रकाशों में श्रृंगार चर्चा है और शेष 3 प्रकाशों में अन्य रसों, वृत्तियों और काव्य दोषों का विवेचन है। इसकी रचना राजा इंद्रजीत सिंह की प्रेरणा से की गई है। याद रखिएगा कि रसिक प्रिया की जो रचना है वो किसकी प्रेरणा से हुई है? राजा इंद्रजीत सिंह की। ये भी याद रखिएगा कि जो केशवदास हैं वो राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। कवि प्रिया, केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनृत्य की, जो राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। याद रखिएगा, कवि प्रिया की रचना क्यों हुई थी? राय प्रवीण को शिक्षा देने के उद्देश्य से। छंदमाल में 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। कवि प्रिया की रचना राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी। छंदमाल की रचना लक्षण ग्रंथ, 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। केशवदास की जो 12 मासा है उनके बारे में किरण चंद्र शर्मा का क्या मानना है? देखिए, किरण चंद्र शर्मा 12 मासा को कवि प्रिया का ही एक अंश मानते हैं। अलग से रचना नहीं मानते किरण चंद्र शर्मा, 12 मासा का ही एक अंश मानते हैं। रामचंद्रिका के बारे में, रामचंद्रिका जो है वो श्री राम पर प्रबंध काव्य है। इसे छंदों का अजायब घर कहा गया है। किसे कहा गया है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो वो है रामचंद्रिका को। विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है। विज्ञान गीता क्या है? एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। वीर सिंह देव चरित्र को धर्म का आदर्श आवरण प्रदान किया है।
वीर सिंह देव चरित जो इनकी रचना है उसे धर्म का आदर्श आवरण प्रदान किया गया है। आचार्य शुक्ल ने उनके संबंध में कहा है, किनके संबंध में? केशव दास जी के बारे में कुछ कहा है। देखिए ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार आपको प्रश्न में ये पंक्तियाँ दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये पंक्तियाँ किस लेखक की है या किस आचार्य की हैं। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। ये प्रश्न याद रखिएगा। उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी कौन थे? केशव। और ये पंक्तियाँ किन की हैं? आचार्य शुक्ल की। और किसके बारे में है? केशव दास जी के बारे में। केशव की कविता में प्रबंध रचना के गुण भी नहीं थे। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति। ये पंक्तियाँ भी किसकी हैं? आचार्य शुक्ल की। आचार्य शुक्ल की अन्य पंक्तियाँ हैं। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरलता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। ये पंक्तियाँ भी पूछ ली जाती हैं प्रश्न देकर कि ये पंक्तियाँ किनकी हैं? आचार्य शुक्ल की। केशव दास की गणना जो है वो सूर और तुलसी के पश्चात की जाती है, याद रखिएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पंक्तियाँ भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीति काल का सम्यक परिवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था, याद रखिए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया है कि रीति काल का सम्यक परिवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था और इसीलिए केशव दास की जो गणना है वो भक्ति काल और रीति काल दोनों तरह के कवियों में की जाती है। केशव की कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं जो प्रश्न पत्र में पूछ ली जाती है कि ये पंक्तियां किनकी हैं। तो ये हैं, छंद विरोधी पंगु सुन नगन जो भूषणहीन, मृतक कहावे हर्थ बिनु केशव सुनहु परवीन। कौन कै सुत बाली के कह वह कौन बाली, न जानिए कारव चापी, तुम्हें जो सात सागर नहात बखनिए। भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंद मती, तेही कुल केशव दास। दोस्तों ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये याद होनी चाहिए कि ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। कोई भी पंक्ति देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ये पंक्तियाँ केशव दास की हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।